काफ़ी बड़े दिनों के बाद रेलवे की तरफ से इंजीनियरों के लिए एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 302024। ये आपका सीरियल नंबर इसमें दिया गया है। तो किन पदों पर ये वैकेंसी दी गई है बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर, डिपोट मेटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए ये वैकेंसी आई है। बात करते हैं इसके ओपनिंग डेट की। ये ओपनिंग डेट रखी गई है 30 जुलाई 2024 से, और उसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 29 अगस्त 2024 को। इसके आपको अगर किसी वैकेंसी में किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोटो में, सिग्नेचर में, तो उसके मॉडिफाई कर सकते हैं आप 30 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक। तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। तो बात करते हैं किन किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी इसमें रखी गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए वैकेंसी रखी गई है इसमें। दूसरा, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। तो वैकेंसी के साथ साथ इसमें पे ऑफ कमीशन भी बहुत अच्छा रखा गया है। जो केमिकल वाले हैं उनके लिए लेवल 7 रखा गया है। आप इनिशियल पे पा सकते हैं 44,900, और जूनियर इंजीनियर्स के लिए रखा गया है लेवल 6 35,400। एज ऑफ की बात करें तो 18 से 36 साल रखा गया है, और जूनियर इंजीनियर के लिए भी 18 से 36 साल रखा गया है। तो टोटल वैकेंसी रखी गई है इसमें 7,951। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आरआरबी गोरखपुर के ओनली 17 जो वैकेंसी रखी गई है इसमें 7,951 में 17 वैकेंसी ओनली गोरखपुर जोन के लिए रखी गई है। कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ें और देखें। इसमें आप जो कॉमन चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो देख सकते हैं। एक बार नीचे आए, इसमें दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं, इसको देखें एक बार आप। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार आप ज़रूर देखें। इसमें देखें एक बार। अच्छा, वैकेंसीज की बात आप करें तो पोस्ट पैरामीटर्स की क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबिलिटी क्राइटेरियन, पीडब्ल्यूडी, जो सभी पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल दिया गया है। अगर आप इसको देखें तो जो वैकेंसी आई गई है जोन वाइज दी गई है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या जानना चाहिए, हाँ इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि नॉर्मल कोर्स के लिए 18 से 33 साल, एज एप्लीकेशंस के लिए रखी गई है इसमें 18 से 36 साल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर्स के लिए रखी गई है जो जेई है 18 से 33 साल के लिए आपका प्रिस्क्राइब्ड इन नॉर्मल कोर्सेज के लिए, और एज ऑफ एप्लीकेशन के लिए रखी गई है 18 से 36 साल। आगे आए, अगर आप ओबीसी की बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो इसमें रखी गई है यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 1989 से, ओबीसी के लिए एनसीएल के लिए रखी गई है 1986 से, एससी एसटी के लिए 1984 से। ऑल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखें लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की, मतलब जो लोअर लिमिट है बिल्कुल कम वाली, तो 2007 रखी गई है। एज ऑफ रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनकी ओवरेज हो जाती है जो एज रिलैक्सेशन मांगते हैं। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का। जो एक्स सर्विसमैन में यूआर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनके लिए भी 3 साल का दिया गया है। और जो पर्सन्स पीडब्ल्यू में आते हैं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें है, ओबीसी के लिए 13 साल का, एससी एसटी के लिए 15 साल का। काफ़ी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ग्रुप सी कैंडिडेट सर्विंग ग्रुप सी वर्सेटाइल एंड रेल, जो कैंडिडेट्स पहले ग्रुप सी में थे या 3 साल से सर्विस में है रेलवे की, तो उनके लिए भी इसमें छूट दी गई है। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल उसकी मैक्सिमम एज दी गई है, ओबीसी के लिए 43 साल, एससी एसटी के लिए 45 साल। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो डाइवर्स जो होता है, मतलब विधवा और विधुर जो होते हैं, उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल एज रखी गई है, ओबीसी के लिए रखी गई है 38 साल, एससी एसटी के लिए 40 साल। ये आपके लिए जाना ज़रूरी है। अब नीचे आ जाइए एक बार, जो आपके लिए काम की चीज़ें आप एक बार उसको देख सकते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स की बात करें, एक्सेप्टेंस कैटेगरीज मेंटेन बिलो, तो आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपये रखी गई है।
एन अमाउंट शैल बी रिफंडेड ओनली, अगर आप इसमें दिया गया अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। वैसे आपको फीस सबमिट करनी है 500 रुपये। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद 400 रुपीज़ आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएंगी। आगे दिया गया है आपका SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मिनोरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, EBC। क्वेश्चंस कैंडिडेट्स EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज इन OBC और EWS, तो उनके लिए रखी गई है आपको 250 रुपये। दिस फीस 250 रुपीज़ शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन द फर्स्ट CBT। जब आपका फर्स्ट CBT एग्ज़ाम हो जाएगा CBT 1, तो उसके बाद ये फीस आपकी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, UPI से आप कर सकते हैं। आगे देखिए एक बार, जो आपके लिए और जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। नीचे देखिए, इसमें 76 पेज का ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं। इसमें देखें एक बार, देखो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको जानना चाहिए कि क्या क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखा गया है। तो आपके इसमें 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 होगा CBT 1, स्टेज 2 में आपको सब दोनों एग्जाम की CBT 2 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होंगे। तो पहला CBT 1 होगा, दूसरा CBT 2, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 4th स्टेज में आपको रखा गया मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे देखिए एक बार, CBT 1 की अगर बात करें इसमें, तो CBT 1 का एग्ज़ाम आपका 120 मिनट का होगा। 120 मिनट आपके रखे गए हैं एलिजिबल जो PWD हो गए, वरना आपका 90 मिनट 1.5 घंटे का एग्ज़ाम ये होगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। फर्स्ट स्टेज इज स्क्रीनिंग नेचर ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर CBT विल बी जनरली कंफर्टेबली एजुकेशनल एंड स्टैंडर्ड मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन द पोस्ट। तो जो आपका CBT 1 होगा इसमें दिया गया है वो स्क्रीनिंग लेवल का होगा। आगे दिया गया है नॉर्मलाइज स्कोर स्टेज 1 शैल बी यूज ओनली शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। जो स्टूडेंट स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे, स्क्रीनिंग होंगे, उनको स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। आगे है कि कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड सेकंड स्टेज CBT अवेलेबिंग रिजर्वेशन एंड बेनिफिट्स कम्युनिटी PWD एक्सटेंड कंटिन्यूज। तो इसमें दिया गया है जो कैंडिडेट्स CBT 2 क्वालिफाई होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा इसमें। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। जिसके आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं CBT 1 में। तो मैथ आएगा आपका, फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल साइंस आएगी। तो मैथ में अगर बात करें तो कौन कॉमन चेक टाइप्स में दिए गए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, बॉडी मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स, पाइप्स, सर्टेन सिस्टम, ये सभी आपके दिए गए हैं मैथमेटिक्स में सेक्शन। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजिक रीजनिंग दी गई है, अल्फ़ाबेटिकली, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोलॉजिज्म, जमलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग। तो ये सभी आपके सेक्शन दिए गए रीजनिंग से। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से, इंडियन इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो आपका साइंस की करंट अफेयर होती है उससे भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी वाला सेक्शन अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। जो 10th आपकी कह सकते हैं कि 9th 10th की जो NCERTs होती हैं आप उनको अच्छी से पढ़ सकते हैं, तो उनसे आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। द सेक्शन वाइज नंबर्स क्वेश्चन दो कुछ सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे वे आप इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिए गए हैं आपका मैथमेटिक्स के इसमें CBT 1 में अगर देखें तो 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे इसमें 15 क्वेश्चन,
और जनरल साइंस के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो टोटल कुल मिलाकर इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का इसमें टाइम होगा। आगे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, 15 25 25 के, 15 15 के, 30 30 के। तो टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क के, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 90 मिनट का। आगे देखिए इसमें द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द, जो सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं उसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है। ये सेकंड ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना यह है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। तो मिनिमम जो आपके नंबर इसमें आने चाहिए, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। तो आप इसको ऐसा समझें कि यूआर कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें 40% आने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% इसमें आने चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। जो आपका पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको रखा गया 2% का रिलैक्सेशन, मतलब इनके लिए हर एक कंडीशन के लिए, जैसे यूआर का 40% पे है रखा गया है, तो अगर पीडब्ल्यूडी में है तो 38% का होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 38% का होगा, और ओबीसी के लिए 28% 28% का, एससी के लिए भी 28% का होगा, एसटी के लिए हो जाएगा 23% का। इसी तरह आप CBT 2 को देखें तो CBT 2 में आपका सिलेक्शन होगा CBT 1 के भी यहाँ पर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज CBT एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड दैम इन स्टेज CBT 1। जिनका अगर आप CBT 1 में एग्जाम परफॉर्म करते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड स्टेज शैल बी 15 टाइम्स। जो सेकेंड स्टेज में आप देंगे तो 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज से 15 टाइम्स वैकेंसी का इसमें जो कैंडिडेट हो गए उनको लिया जाएगा सेकंड स्टेज देने के लिए। तो वो आपको दिया है कम्युनिटी वाइज पोस्टेज वैकेंसी पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट आरआरबी पर टाइम पर देयर लिमिट स्टेज 1। तो स्टेज 1 के अकॉर्डिंग जो स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे उनका 15 टाइम्स CBT 2 देने का मौका मिलेगा। अगर बात करें CBT 2 की तो 120 मिनट का एक पेपर होगा आपका, PWD के लिए 160 मिनट दिए जाएंगे, कुल क्वेश्चन 150 इसमें होंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा, कंप्यूटर आएगा इसमें, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल आएगा, टेक्निकल एबिलिटीज़ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो इसमें अगर देखें जनरल अवेयरनेस में तो इसमें दिया गया है आपका करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी सेक्शन आप पढ़ते हैं वो सभी से पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड की मतलब 9th 10th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है आप उसको पढ़नी है। इसके लिए बेसिक चीज़ें आपके कंप्यूटर की इसमें आपको आनी चाहिए, जैसे स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब वायरस वगैरह के बारे में कॉमन जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। फिर देखते हैं इसमें जो बेसिक एनवायरनमेंट का सेक्शन दिया गया है उसमें आपको पूछा गया है कि बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट की आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। एडवर्टाइज इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के आपको क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कंट्रोल स्टडीज उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, नॉइज़, पोल्यूशन, देयर इफेक्ट कंट्रोल कैसे होते हैं, कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें आपको पढ़ लेना है एक बार। टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपको दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन्ड अगेंस्ट, जैसे एनेक्शन 1 में दिया गया है ये। तो जैसे अगर कोई मैकेनिकल से है तो उसको मैकेनिकल की टेक्निकल एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपको दिया गया है 2 सेक्शन में, जैसे जनरल अवेयरनेस के इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 आएंगे, बेसिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल से 10 आएंगे, और जो आपका टेक्निकल एबिलिटीज है उससे आपके आएंगे 100 क्वेश्चन। तो इसमें टेक्निकल एबिलिटी वाला सेक्शन ज़्यादा वेटेज का होगा, तो उसमें आपको कमांड अच्छी करनी है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आएंगे और 150 नंबर के ये होंगे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का इसमें टाइम आपको दिया जाएगा।
इसमें भी आपको दिया गया है मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरीज। तो यूआर के लिए भी इसमें 40% आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के 40%, और ओबीसी के लिए भी 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% का इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। पीडब्ल्यू के लिए इसमें भी 2% का जो है रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। आगे दिया गया वर्चुअल कैलकुलेटर में भी अवेलेबल कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग शिफ्ट, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल वाला सेक्शन आता है उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर है वो आपके मॉनिटर पे ही आपको मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए, इसमें दिया गया है। अच्छा, जो इसमें टेक्निकल चीज़ें दी गई है वो आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल एलईडी इंजीनियरिंग होता है तो उसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम में बेसिक स्ट्रीम इन अबाउट डिसिप्लिन। तो ये सभी सेक्शन आपके आते हैं मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के। अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल वाली से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में दिया गया है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी दिया गया है। आप इनको एक बार पढ़ लें नोटिफिकेशन को। अच्छा, इसके बाद में क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स सीएमए के लिए होनी चाहिए। जो आपका केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स से होनी चाहिए। जो आपका केमिकल मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र है उसके लिए आपका केमिकल टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट कोरोजन प्रिवेंशन के लिए। और जो आपका इसमें दिया गया है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। आगे है इसमें ऑल कैंडिडेट्स विद एबव क्वालिफिकेशन टेस्ट एग्ज़ाम ग्रुप, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी मान लीजिए। आगे दिया गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्टेज सेकंड डीवी एंड एम्बेमेंट। तो जो सेकंड स्टेज 2 में कैंडिडेट क्वालिफाई होंगी उनको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट के लिए कि सीबीटी इज़ कंडक्टेड मल्टीपल सेक्शन सेम सिलेबस एंड रो मार्क्स कैंडिडेट्स ओपन ए डिफरेंट सेशन विल बी कन्वर्टेड नॉर्मलाइजेशन मार्क। तो इसमें दिया गया है कि जो सीबीटी 1 में कंडक्ट मल्टीपल सेशन होंगे, अलग अलग तरह कई से आपके ये मान सकते हैं कि कई सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा, कई दिनों तक एग्ज़ाम चलेंगे आपके। तो उसमें जो मार्क आपके होंगे बिल्कुल सही नंबर आपके होंगे, उनके बिहाफ पर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क दिए जाएंगे। रो मार्क्स सिंगल सेशन सीबीटी, नॉर्मलाइज मार्क मल्टी सेशन सीबीटी। जो आपके रो मार्क आप आओगे तो वो सिंगल सेशन के होंगे, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मिलेंगे वो मल्टीपल सेशन के आपको इसमें मिलेंगे। उसके बिहाफ पर आपकी कंप्यूटर बेस्ड मेरिट तैयार होगी। कैलकुलेटिंग मेरिट आप इसको देख सकते हैं कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आपका डोमेन वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस। अगर आप इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल पूरी नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ें वीडियो को रोक करके। ये देख सकते हैं आप इसमें जितने भी आरआरबीज हैं वो सभी में ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए 17 वैकेंसी ओनली आरआरबी गोरखपुर को लिए दी गई है। जो आरआरबी गोरखपुर जोन है सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी में है। कुछ सेक्शन इसमें दिए गए हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए तो पढ़ ले। वैसे जो कॉमन चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी इसमें। जैसे जैसे आपका स्टेजमेंट प्रोसेस सीबीटी ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या क्या है। डिसेबिलिटीज़ रेलवे जोन वार्निंग इसमें आपको दी गई है। फिर आपका फॉर्मेशन कैंडिडेट क्या दिया गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस तरीके का लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें फॉर्मेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड जो एनसीएल होते हैं ओबीसी वाले उनके लिए इस तरीके का रखना चाहिए। सेंट्रल वाला मांगा गया है इसमें। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका ऐसा होना चाहिए, इस बिहाफ में आपको उसको उसके लिए होता है अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सेल्फ डिक्लेरेशन में मांगते हैं कि ये सब कुछ जो मैंने किया है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है, तो ये चीज़ें मांगते हैं इसमें। इनकम एसेट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका इस तरीके का। उसके बाद
बस मेन चीज़ों अगर आपको देखनी है तो वीडियो को आप, मैं इसको देख सकता हूँ। ये फॉर्म 5 आपको दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी के लिए। तो अगर आप इसको पूरा नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं तो आप, मैं टेलीग्राम पर नॉलेज ट्रैक 1.0 टेलीग्राम पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, आप वहाँ से इस पूरे उसको पढ़ें और देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।